हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? नमस्कार। नमस्कार सभी को। एक बार सभी चेक करो, ऑडियो वीडियो आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो अगर ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर कर रहे थे। ठीक है। और अभी भी उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स वगैरह को समझा था। ठीक है। कि वो क्या काम आता है, क्या फंक्शन है उनके। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, आई एग्जैक्टली रिमेंबर। अपन ने ये दो ऑर्गेनल किए थे। ठीक है। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं बेटा। जब उसके आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। यहां तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो? ठीक है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा टॉपिक अभी तक जो आपको लग रहा है कि सर ये अच्छे से समझ में नहीं आया, एक बार फिर से करा दो, या कोई डाउट हो मन में बेटा? अगर कोई बात, कोई चीज, कोई डाउट कुछ भी है तो बताओ, पहले वो सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई बैकलॉग नहीं है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी। हम्म। ठीक है। ठीक है बेटा। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, एज सच किसी की तरफ से कोई ऐसा दिक्कत वाली बात आई नहीं है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इस चैप्टर को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे बेटा, वो होगा राइबोसोम्स। क्या होगा बेटा? राइबोसोम्स। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि राइबोसोम्स होते क्या हैं, इनके बारे में बताओ, किस टाइप के ऑर्गेनेल हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? राइबोसोम किस टाइप का ऑर्गेनेल है बेटा? अगर राइबोसोम को देखेंगे तो कैसा, इसका साइज कैसा है? स्मॉल है, लार्ज है? स्मॉल है। ठीक है। फिर कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो अपन लिखेंगे नॉन मेम्ब्रेनस। स्मॉल, नॉन मेम्ब्रेनस। और किसका बना हुआ है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। स्मॉल, नॉन मेम्ब्रेनस, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है। डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय किससे बेटा? कौन, किसने डिस्कवर किया था? पैलेडे भाई साहब ने। कौन से भाई साहब ने? पैलेडे भाई साहब ने। डिस्कवर्ड बाय पैलेडे इन 1953। कब डिस्कवर किया था बेटा? 1953 में किया था। किस में किया था? इन एनिमल सेल में किया था। अगर कोई पूछे, ठीक है, कि सबसे पहला जो राइबोसोम है वो किस में डिस्कवर हुआ था, प्लांट सेल में या फिर एनिमल सेल में, तो अपन क्या बोलेंगे? एनिमल सेल में डिस्कवर हुआ था बेटा। किस में डिस्कवर हुआ था? एनिमल सेल में। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है बेटा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो बेसिकली आरएनए और प्रोटीन दोनों को मिला के बना है। किसको बना है? आरएनए और प्रोटीन दोनों को मिला के। आई बात समझ में? ठीक है। यहां तक क्लियर? ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है
वो ये है कि जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। मतलब बेसिकली देखा जाए तो राइबोसोम 2 सब यूनिट का मिलके बना हुआ है, या 2 यूनिट्स को मिला के एक राइबोसोम बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी है? वन इज लार्ज, वन इज स्मॉल। जो लार्ज है वो कैसी है बेटा? डोम शेप्ड। कैसी है? डोम शेप्ड। जो स्मॉल है वो कैसी है? कैप शेप्ड। अगर देखें तो इस टाइप का आप स्ट्रक्चर लगा लो, इसका इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा कि जो लार्ज है वो ऐसे डोम शेप्ड है, और जो स्मॉल है वो ऐसे कैप शेप है। ठीक है, ये क्या हो गई बेटा? स्मॉल। और ये क्या हो गई? लार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, लार्ज डोम शेप है और स्मॉल उसके ऊपर ऐसे कैप शेप्ड है। ठीक है, ये ऐसे डोम शेप लगा लो आप, और ये क्या है? कैप शेप। ठीक है, इस तरीके से आ रही बात समझ में? ये लार्ज डोम शेप, ये कैप शेप। ठीक है, ओके। अब ये जो 2 यूनिट है, ठीक है, देखो ये एक यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है, ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ी हुई है ना बेटा। ये आपस में जुड़ती कैसे है? ठीक है, इनको आपस में जोड़ने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मैग्नीशियम आयन। वो क्या है बेटा? मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन हेल्प्स इन helps in joining the 2 subunits, joining the 2 subunits। मतलब जो ये 2 सब यूनिट है, इनको आपस में जो जोड़ने का काम है वो कौन करता है? मैग्नीशियम आयन करता है। कौन करता है बेटा? मैग्नीशियम आयन करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े। अब बेसिकली अपन ये देखते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप के हैं। राइबोसोम्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। राइबोसोम इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं? एक है 70S और एक है 80S। 70S एंड 80S। ठीक है, अब एक्चुअल में जो ये S होता है, ये जो S है ये क्या होता है? ये जो S है ये क्या होता है? ये है स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या है? स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट। ये S क्या है? स्वेडबर्ग कांस्टेंट, या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या है भाई? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये जो 70S है या 80S है, ये मिलते कहां पे हैं? 70S किस में मिलेगा? 70S फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा और कहां मिलेगा? कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया, कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ओके। अगर ऐसे ही जो 80S है, ये कहां पे मिलेगा भाई? 80S फाउंड इन
यूकैरियोटिक सेल, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कहां पे? फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, कॉमा कहां पे? आर पे। और कहां पे मिलेगा? आर पे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अपन ने देखा राइबोसोम दो टाइप का है, 70s 80s। ठीक है, और फिर इससे पहले अपन ने क्या देखा कि राइबोसोम बेसिकली दो सब यूनिट्स का बना हुआ है। अच्छा, अब अपन ने ये देख लिया कि दो सब यूनिट का बना हुआ है और दो टाइप का है। तो अगर हम इंडिविजुअली टाइप में देखें कि जैसे 70s में दो सब यूनिट कौन कौन सी होगी, 80s में दो सब यूनिट कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं अपन। जो 70s है बेटा, 70s की जो दो सब यूनिट है वो है 30s एंड 50s। ये कैसी होगी? स्मॉल सब यूनिट। क्या होगी? स्मॉल सब यूनिट। और ये क्या होगी? लार्ज सब यूनिट। ये क्या होगी? लार्ज सब यूनिट। अच्छा, इनमें से अगर कोई पूछ ले कि डोम शेप कौन सी होगी, तो ऑब्वियसली 50s वाली क्या होगी? डोम शेप होगी। कैप शेप कौन सी होगी? 30s वाली होगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगर ऐसे ही 80s का पूछे, 80s में स्मॉल और लार्ज कौन कौन सी होगी? 40s एंड 60s। ठीक है, ये क्या होगी? स्मॉल सब यूनिट। ये क्या होगी? लार्ज सब यूनिट। ये क्या होगी? लार्ज सब यूनिट। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो, आप थोड़ा सा याद कर सकते हो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जहां पे अपन ने आर के बारे में पढ़ा था। वहां पे अपन ने ये देखा था कि जो सिस्टरने होते हैं, क्या होते हैं बेटा? सिस्टरने जो होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम आके अटैच होता है। राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट आके अटैच होती है? लार्जर सब यूनिट। ठीक है, क्योंकि आर के ऊपर प्रेजेंट है तो कौन सा राइबोसोम होगा? 80s 70s? 80s। 80s की लार्जर सब यूनिट कौन सी है? 60s। राइबोफोरिन 1 राइबोफोरिन 2 के साथ जो अटैच होती है वो कौन सी होती है? 60s। याद करो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इंटरलिंकिंग करके चलनी है बेटा। ये तो एक विद इन द चैप्टर इंटरलिंकिंग है। ऐसे हो सकता है कि दो तीन चैप्टर आपस में इंटरलिंक करने पड़े। ठीक है, करने पड़े नहीं, करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे अपना जो नीट का सिलेबस देखेंगे सारे आपस में क्या इंटरलिंक्ड है बेटा। कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे इंटरलिंक हो रहा है किसी के साथ, कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे या आप रटने के ऊपर फोकस करोगे तो काम नहीं चल पाएगा भाई। तो फिर यहाँ पे इंटरलिंकिंग या अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें घूम जाओगे आप। ठीक है, आपको दिन में तारे दिखाई दे जाएंगे बेटा। और वैसे भी आजकल एनटीए जिस हिसाब से ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है, एकदम डर का माहौल कर रखा है उसने, है कि नहीं? तो अगर अपने को डरना नहीं है तो अपने को रट्टाफिकेशन ना करके अपने को ध्यान किस पे देना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो अपन इंटरलिंकिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अब जैसे ये 30s मतलब 70s जो राइबोसोम है इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30s की है। और इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि जो राइबोसोम होते हैं वो किसके बने हुए हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन के। तो यहां पे अगर मैं देखूं 30s में कितना प्रोटीन है, कौन सा आरएनए है, तो अपन देख सकते हैं इधर है 21 प्रोटीन। कितनी है बेटा? 21 तो प्रोटीन है। और आरआरएनए कौन सा है? 16s आरआरएनए है। ठीक है, अगर ऐसे ही 50s में देखें तो इसमें है भाई कितने? 34 तो प्रोटीन है। कितनी है? 34 तो प्रोटीन है। ठीक है, और आरआरएनए कौन सा है? 23s आरआरएनए। कौन सा है? 23s आरआरएनए।
अगर ऐसे ही एटीएस के राइबोसोम में स्मॉलर सब यूनिट को देखेंगे तो इसमें कितनी प्रोटीन है? 33 तो इसमें प्रोटीन है। और आरआरएनए कौन सा है? 18S का आरआरएनए है। ठीक है। अच्छा, यहां पे 23S के साथ एक और है, वो है 5S। क्या है? 5S। ऐसे ही अगर एटीएस में लार्जर सब यूनिट को देखेंगे तो यहां पे 40 तो प्रोटीन है बेटा। कितनी प्रोटीन है? 40 तो प्रोटीन है। ठीक है। और जो आरआरएनए है वो कितने होंगे? एक तो 28S, क्या होगा? 28S आरआरएनए। इसके अलावा 5.8S आरआरएनए। इसके अलावा 5S आरआरएनए। ठीक है, आया समझ में? ये क्या है बेटा? इंडिविजुअल कंपोजिशन है। ये क्या है? इंडिविजुअल कंपोजिशन है। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तो समझ में आ गया। अच्छा, कई बार क्या है, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो 70S राइबोसोम है इसमें आरएनए और जो प्रोटीन है उसका रेशियो क्या है? ठीक है, क्या आपने पढ़ा है कभी इसमें रेशियो कितना क्या है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर अपन देखेंगे जो 70S है, 70S में अगर मैं बोलूं कि कितना 70S में आरएनए है और कितना प्रोटीन है, अगर रेशियो पूछा जाए तो क्या करोगे आप? देखो 70S में बेसिकली 60:40 का रेशियो है। किसका है? 60:40। यहाँ पे 60 क्या है भाई? यहाँ पे 60 है आरएनए। क्या है? आरएनए। और 40 क्या है भाई? 40 है प्रोटीन। 40 क्या है? प्रोटीन। बट अगर एटीएस में देखा जाए तो एटीएस में ये क्या है भाई? ये प्रोटीन है और ये क्या है? आरएनए। उल्टा है, मतलब 70S में जो रेशियो है आरएनए प्रोटीन का वो है 60:40। बट अगर वही एटीएस राइबोसोम में देखेंगे तो वो हो जाएगा 40:60। आई बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ राइबोसोम के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अगर फंक्शन ऑफ राइबोसोम को देखें फंक्शंस ऑफ राइबोसोम को अगर अपन देखें तो बेसिकली इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस है इसलिए राइबोसोम को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, इसके अलावा और कोई फंक्शन? मेजर फंक्शन तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस ही है। बट कि किस टाइप की ये प्रोटीन बनाएगा, सीक्रेटरी बनाएगा, नॉन सीक्रेटरी बनाएगा, ये डिपेंड करता है कि राइबोसोम कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, इफ राइबोसोम प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म तो वो कैसे बनाएगा? नॉन सीक्रेटरी। अगर आर के ऊपर वाला राइबोसोम है तो वो कैसे बनाएगा? सीक्रेटरी। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं सॉरी, फ्री राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। फ्री राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म ये कैसी प्रोटीन बनाएगा? ये बनाएगा नॉन सीक्रेटरी। क्या बनाएगा बेटा? नॉन सीक्रेटरी। ठीक है, और अगर ऐसे ही ER बाउंड राइबोसोम है, ER बाउंड राइबोसोम,
मतलब कौन सा वाला, आर ई आर वाला। तो वो क्या बनाएगा भाई, वो बनाएगा सीक्रेटरी प्रोटीन। वो क्या बनाएगा, सीक्रेटरी प्रोटीन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब यहां तक आ ही गया है तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में। वो ये दे रखी है कि जब एक से ज्यादा राइबोसोम, वैसे तो अपन इसको प्रोकैरियोट में पढ़ चुके हैं कि एक से ज्यादा राइबोसोम जब एक ही एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीजोम या इरैगोसोम। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं when when more than when more than one ribosome when more than one ribosome is present on a single mRNA। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीजोम। क्या बोलेंगे, पॉलीजोम। ठीक है, और इरैक्सोम, क्या बोलेंगे, इरैक्सोम। ठीक है, तो यहां पे अपना जो राइबोसोम वाला पार्ट है बेटा वो खत्म होता है। बट क्या चैप्टर खत्म हो गया, नहीं। चैप्टर तो आप ये मान के चलो जब तक नीट खत्म नहीं होता, ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन खत्म नहीं होता तब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा। आपको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं ना बेटा, कि जैसे अगर आप किसी से पूछना, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी जानकारी में जिसका नीट में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, या जिसने नीट क्रैक किया है, उससे पूछना, बोला भाई या बहन तुमने कितनी बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई होगी या कितनी बार एनसीईआरटी रिवाइज करी होगी। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कोई 20 से कम बार बोलेगा। मिनिमम जो एवरेज जो निकल के आता है ना वो 25 से 30 बार। कितने बार, 25 से 30 बार। अब सो कहते बोलो सर इतनी बार कैसे रिवाइज करें। तो बेटा ये जो रिवीजन होता है ये कभी भी एक दिन की मेहनत नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर आप दूसरा चैप्टर करोगे, वो भी चैप्टर खत्म हो गया, फिर तीसरा चैप्टर करोगे। तो ऐसा थोड़ा ना कि जो पहले जो था उसको अपन भूलते जाएंगे, उसको भी तो टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, तो हर 10-15 दिन में अपना जो सबसे पहला वाला टॉपिक था उसको रिवाइज करते रहो और डेली इसका जो कंटेंट है वो इंक्रीज करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो जैसे अभी अपन 11th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब कुछ टाइम बाद जब अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे या 12th क्लास के टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या 11th क्लास का टॉपिक भूल जाएंगे क्या अपन, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वरना क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो राइबोसोम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। क्या है बेटा, साइटोस्केलेटन। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज साइटोस्केलेटन, तो जैसे कि देखो ये शब्द बता रहा है, साइटो मतलब सेल, स्केलेटल मतलब ढांचा, स्केलेटन मतलब ढांचा। मतलब अपन ये इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि सेल का ढांचा, जैसे अपने शरीर का एक ढांचा है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने खड़ा हो पा रहा हूँ, मूवमेंट कर पा रहा हूँ, हैंड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। ऐसे आप लोग भी एक प्रॉपर पोस्चर के साथ बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हाँ, वैसे आधे से ज्यादा तो बेड के ऊपर लेटे होंगे, सोफे के ऊपर पड़े होंगे, है ना। तो वैसे रियलिटी में ऐसे पढ़ाई होती नहीं है बेटा। ठीक है, हाँ, बट जो भी आपके बॉडी का पोस्चर है वो किसकी वजह से है, आपके स्केलेटल सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से, स्केलेटल सिस्टम की वजह से। ऐसे ही अगर अपन देखें तो सेल का भी एक स्केलेटल सिस्टम है। क्या है, सेल का भी एक स्केलेटल सिस्टम है जिसकी वजह से उसको एक प्रॉपर शेप मिली हुई है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में।
तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोस्केलेटन। तो अगर कोई पूछे कि साइटोस्केलेटन किस किस चीजों का बना हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलर, ठीक है, फाइब्रस एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सपोर्ट टू दी सेल। तो अपन लिख सकते हैं it it consists of tubular, ठीक है, फाइब्रस, फिलामेंटस, स्ट्रक्चर, filamentous structure which makes up the structural framework of the cell, which makes up the structural framework of the cell। आ रही है बात समझ में, ठीक है। आजकल क्या है थोड़ा सा वो कौन सा इफेक्ट है, और ज्योग्राफी में आजकल बोल रहे हैं ना, आजकल रील्स बहुत आ रही है उस चीज की, एल नीनो, है ना। अपना इंडिया कुछ ज्यादा ही गर्म हो रखा है बेटा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और ऊपर से पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पे, ये एसी काम नहीं कर रहा है इसका, ठीक है बेटा। तो आप मेरे को बस 2 मिनट का टाइम दो, ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। ये ये चीजें नोट डाउन कर लो आप, फंक्शंस, ठीक है। इतने में आता हूँ, एक बार पानी पी के आता हूँ बेटा, ओके। लिख लिया, एक सेकेंड, हाँ, माइक लगाना भूल गया था बेटा। आवाज आ रही है, ओके, माइक चेक, हेलो हेलो, 1 2 3, है ना। वो करते हैं ना ढोल वाले, ओके। लिखो बेटा एक बार इसको भी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, अब अगर इसके आगे देखें अपन, ठीक है, तो बेसिकली जो ये साइटोस्केलेटन है, क्या ये सभी टाइप ऑफ सेल्स में मिलता है, या बेसिकली अगर अपन देखें 2 टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो क्या ये दोनों टाइप ऑफ सेल में मिलता है, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है बेटा, इट इज प्रेजेंट it is present only in eukaryotic cell, only in
यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है। फिर उसके बाद पूछे कोई इसका फंक्शन क्या है, क्या पूछा इसका फंक्शन क्या है, तो अपन लिख सकते हैं इसका फंक्शन, इट्स फंक्शन इंक्लूड, क्या होगा भाई, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, और क्या होगा फंक्शन बेटा बताओ, जल्दी बताओ, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, इसके अलावा और भी कोई फंक्शन होगा क्या, होगा, एक छोटा सा फंक्शन और है, एंड ऐसे तो और भी फंक्शन है बट मेजरली, ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं बोले सर सेल का फिगर, बेटा तुम अपने नीट के फिगर पे ध्यान दो, ठीक है, अगर तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना तो तुम्हारे पिताजी ना तुम्हारा बनाएंगे मोर, उससे तुम्हारा फिगर बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये मोर बनना जानते हो, हाँ बेसिकली जो हरियाणा राजस्थान के बच्चे होंगे ना, हाँ वो जानते होंगे मोर बनना। अगर किसी को नहीं पता है, हाँ जैसे कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये मोर क्या होता है, मोर बनना क्या होता है, बेटा अगर तुमने अपने रियल लाइफ में मोर देखा है, ठीक है, तो उसके शरीर पे आपने कितने रंग देखे हैं, बहुत सारे रंग देखे होंगे आपने, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर की शेड्स की बात करें तो अलग अलग शेड्स देखी है कि नहीं देखी है, अगर आपके पिताजी वो सारी शेड्स आपके शरीर पे बढ़िया से उभार दे विद द हेल्प ऑफ एक बढ़िया प्यारी बेल्ट से, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, मोर बनाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोर बनाना, ठीक है। हाँ, ये क्या हमारे यहाँ के एरिया में थोड़ा चलता है, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि मोर बना देंगे, हाँ हरियाणा राजस्थान में, ओके। हाँ किसी आपका अगर कोई दोस्त हो हरियाणा राजस्थान का तो उससे पूछना कि भाई ये मोर बनाना क्या होता है, वो बताएगा नहीं, वो तुम्हें बना के दिखा देगा, ठीक है, तुम्हारा ही मोर बना देगा बेटा वो, हाँ, ओके। तो आगे बढ़े, तो अपन ने साइटोस्केलेटन के बारे में क्या देखा कि सबसे पहले तो ये किस टाइप की चीजें इसका बना हुआ है, ये बना हुआ है ट्यूबलर, फाइब्रस, फिलामेंटस, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जो कि क्या करता है, जो सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो बनाता है। अच्छा, ये कौन से टाइप ऑफ सेल में मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में। इसके जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटिलिटी देना, ठीक है, और इसके अलावा और क्या है इसका, एक और फंक्शन और मैंने बताया, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, क्या है, मेंटेन, देखो ये जो मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल है तो आप देख यहां से देख सकते हो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, जैसे हमारी बॉडी को जो प्रॉपर शेप है वो कौन दे रहा है, हमारा स्केलेटल सिस्टम दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेल का भी क्या होता है, एक स्केलेटल सिस्टम होता है, क्या होता है बेटा, सेल का भी एक स्केलेटल सिस्टम होता है। आ रही है बात समझ में, आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब यहां पे अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स या एलिमेंट्स, ठीक है। अगर टाइप्स देखें, क्या देखें भाई, टाइप्स देखें तो इसके टोटल 3 टाइप है, कितने टाइप है, 3 टाइप है, कौन कौन सा है, सबसे पहला है माइक्रोफिलामेंट, क्या है, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट,
और तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखते हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में। किसके बारे में भाई? माइक्रोफिलामेंट के बारे में। अगर माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो माइक्रो जो फिलामेंट है वो है 5 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर। क्या है भाई? 5 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, इसके अलावा इट इज प्रेजेंट। कहां पे प्रेजेंट है ये? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो अपन इसके बारे में लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स एक्सटेंसिव नेटवर्क इन साइटोप्लाज्म। इट फॉर्म्स एक्सटेंसिव नेटवर्क इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसका बना हुआ है? ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन। मेन क्या है? एक्टिन। बट इसके अलावा इसके पास और क्या होता है? ऑल्सो हैव मायोसिन। ऑल्सो हैव मायोसिन। कुछ थोड़ा बहुत मायोसिन भी होता है। क्या होता है भाई? मायोसिन भी होता है। ओके, अब अगर इसके फंक्शन देख लिए जाए, माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन देख लिए जाए। ठीक है, अगर माइक्रोफिलामेंट के फंक्शंस देखते हैं तो बेसिकली बेटा जो माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन है, एक तो जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है, बताओ, प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा हेल्प्स इन साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। देखो, वैसे तो इसको अगले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो एनिमल सेल होता है उसमें जो आउटर मोस्ट जो लेयर है बेटा, ठीक है, जैसे प्लांट सेल में तो आउटर मोस्ट क्या है? सेल वॉल है। ऐसे एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब एक से दो एनिमल सेल बनते हैं तो उसमें बेसिकली दो चीजें होती है, एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो जब साइटोकाइनेसिस होता है तो एनिमल सेल में होता है वो फर्रो मेथड से या फर्रो फॉर्मेशन या क्लीवेज मेथड से। ठीक है, तो वो जो फर्रो फॉर्मेशन है या क्लीवेज फॉर्मेशन है उसमें मदद कौन करता है? उसमें मदद करते हैं मिड बॉडी, और वो मिड बॉडी बेसिकली किसकी बनी होती है? माइक्रोफिलामेंट। किसकी बनी होती है भाई? माइक्रोफिलामेंट। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। किसमें? साइटोकाइनेसिस में किसमें? इन फॉर्मेशन ऑफ फरो। इन फॉर्मेशन ऑफ फरो। किसकी मदद से? मिड बॉडी की मदद से। किसकी मदद से? मिड बॉडी की मदद से। ठीक है, और क्या फंक्शन है भाई इसका? इट हेल्प्स इन सूडोपोडिया फॉर्मेशन। एक और फंक्शन लिखो, हेल्प्स इन सूडोपोडिया फॉर्मेशन। ठीक है,
क्या यही फंक्शन है या और भी कोई फंक्शन है? एक और फंक्शन है। एक और फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। याद करो, जहां पे मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था बेटा, मैंने आपको क्या बताया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, वहां पे मैंने थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्ट की बात भी करी थी। किसकी बात करी थी बेटा? ट्रांसपोर्ट की बात भी करी थी। ठीक है, तो जब वहां पे ट्रांसपोर्ट की बात करी थी तो मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया था। क्या बताया था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जब मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया था तो वहां पे मैंने टाइप्स भी बताए थे, जैसे एग्जाम्पल भी दिए थे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या होंगे। ऐसे मैंने आपको बताया था ना। एक तो सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, एक रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो वहां पे मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बताया था? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं उसको? साइक्लोसिस। तो वो कौन करवाता है? वो ये माइक्रोफिलामेंट ही करवा रहे हैं, ये ही मदद करते हैं इसमें। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? सबको आ गई? जल्दी से बताओ बेटा। अगर आ गई हो तो अपन आगे बढ़े इंटरमीडिएट फिलामेंट पे। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। एक तो ये क्या है, ये माइक का ये ना, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइट है। ठीक है, तो इससे क्या है, यहाँ पे तो दर्द होने लग जाता है बेटा। हाँ, बच्चे कह रहे सर इसका भी मोर बना दो। बनाएंगे बेटा, बनाएंगे। एक बार तुम मेरे सामने आओ, फिजिकली आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, कि मोर कैसे बनाते हैं। है ना नहीं बेटा? ओके। ओके, तो बेटा यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या देखेंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो कितना होगा? 10 से 12 नैनोमीटर। कितना डायमीटर होगा? 10 से 12 नैनोमीटर। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखेंगे इसके बारे में? ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्या देखेंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है या किस चीज का बना हुआ है। जैसे माइक्रोफिलामेंट जो है वो बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मायोसिन। ठीक है, तो ये ऐसे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये कंपोज्ड ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स। इसके अलावा इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, लिखो, इट इज इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, कौन याद कर रहा है भाई? बेटा जस्ट ए मोमेंट। हाँ, आप एक बार तब तक एक बार इसको आगे नोट डाउन करो।
हेलो। बेटा सॉरी, मुझे बीच में आज फ़ोन गया साइलेंट करना भूल गया मैं। ठीक है, और वो बज गया। कोई बात नहीं। घर से फ़ोन था भाई, उठाना पड़ता है। ठीक है, किसी और का फ़ोन तो बेशक ना भी उठाएं, बट घर का फ़ोन उठाना पड़ता है। पिताजी का फ़ोन तो जबर, है ना। वो मीम देखिए ना बेटा, वन मिस्ड कॉल फ्रॉम फादर, एकदम उड़ते हुए जाते हैं, है ना। पिताजी का खौफ तो होना चाहिए, इतना तो बनता है। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ scaffolds scaffolds for protein, for chromatin, for chromatin and and basket around nucleus, basket around न्यूक्लियस, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लेमिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जैसे जो माइक्रोफिलामेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट देता है, ऐसे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे ऐसे एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एक सपोर्ट टाइप का साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेमिन्स। वो बेसिकली किसका बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का। किसका बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का। बाकी रही बात ये स्कैफोल्ड फॉर क्रोमेटिन वगैरह, ये आप 12th क्लास में जहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे आप पढ़ोगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या पढ़ोगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो वहां पे इसको पढ़ेंगे। ये काइंड ऑफ बेसिकली क्या है, एक नॉन क्रोमोजोमल, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन है। कैसे, एनएचसी प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट को थोड़ा सा मोटा मोटी देख लिया है। ठीक है, ये अपने सिलेबस में वैसे भी इतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं है। अपने सिलेबस में डिटेल में कौन सा है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। कौन सा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक बार जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके, तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है, ओके। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके डायमीटर की बात करें तो कितना है, 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। कितना है, 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, फिर कहाँ कहाँ में, अकर्स इन सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स, माइटोटिक apparatus,
एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे एग्जाम्पल्स है माइक्रो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के। किसके एग्जाम्पल है बेटा ये सारे? माइक्रो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। इट इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। अब सवाल उठता है कि ये प्रोटोफिलामेंट क्या होता है। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, मैं अब आपको ना ज्यादा थियोरेटिकल ना लिखवा के मैं आपको एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि एक माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बना हुआ है, और फिर जब एक से ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं, एक्सोनीमल स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो उनके जो एग्जांपल्स जो अपने सिलेबस में दे रखे हैं उन स्ट्रक्चर के जिनके बारे में दे रखा है, जैसे कि सिलिया फ्लैजिला के बारे में दे रखा है, ऐसे सेंट्रियोल के बारे में दे रखा है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये किसका बना हुआ है बेटा? प्रोटोफिलामेंट्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? प्रोटोफिलामेंट। अगर कोई बोले कि प्रोटोफिलामेंट कैसे बना हुआ है, तो देखो, प्रोटोफिलामेंट बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटा? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ट्यूबुलिन प्रोटीन में एक अल्फा ट्यूबुलिन सब यूनिट है, एक बीटा ट्यूबुलिन है। जब अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन ऐसे ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं, कैसे? अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, ऐसे जब ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं तो वो बनाते हैं एक प्रोटोफिलामेंट। क्या बनाते हैं? एक प्रोटोफिलामेंट। और जब ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे एक प्रोटोफिलामेंट फिर एक ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स जब पैरेलली अरेंज होते हैं तो वो मिलके बनाते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बनाते हैं? एक माइक्रोट्यूब्यूल। और जब ऐसे एक से ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे बंडल में एक साथ प्रेजेंट होते हैं, या ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अपन बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोनीम। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोनीम। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं इट इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। अब अगर कोई पूछे प्रोटोफिलामेंट किसका बना हुआ है, तो प्रोटोफिलामेंट्स बना हुआ है मेड ऑफ अल्फा कॉमा बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, कैसे? अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर, अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर। और जब ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट पैरेलली अरेंज हो गए तो वो क्या बनाएंगे? एक माइक्रोट्यूबुलर। एक क्या बनाएंगे? एक माइक्रोट्यूब्यूल। और जैसे एक से ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट उसको क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। तो अपन लिख सकते हैं इधर ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोनीम। ठीक है, ऐसे ही असेंबली एंड डिसअसेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रिक्वायर जीटीपी एनालॉगस टू एटीपी। ठीक है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी एंड Ca2 प्लस आयंस एंड Ca2 प्लस आयंस। आ रही है बात समझ में या नहीं? यहां तक समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि एक माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बना हुआ है। ठीक है, जो अपन ने ये लिखा है ना कि भाई 13 प्रोटोफिलामेंट का बना हुआ है और एक प्रोटोफिलामेंट में अल्फा बीटा ट्यूबुलिन ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज है, तो ये किस तरीके से अरेंज्ड है वो देखते हैं बेटा। ठीक है, तो ये देखो,
एक दो तीन चार पाँच छ। जस्ट अ मोमेंट बेटा। एक, दो, ओके। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो अगर इनको नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये क्या हो गए? 13 प्रोटोफिलामेंट्स है जो ऐसे पैरेलली प्रेजेंट है। ठीक है, आप इसको एज एज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखो, जिसको अपन जैसे अगर ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको अगर अपन ऐसे काटते हैं, ठीक है, तो वैसे कैसे दिखाई देगा? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं एक पानी की बोतल लेके आता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। जस्ट देखो बेटा, इसको देखो, ये पानी की बोतल है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा है, कैसा है? ऐसा है। तो यहाँ पे ये एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे टोटल कितनी है? 13 है। तो ये ऐसे क्या होंगे? पैरेलल होंगे ना, एक, दो, तीन, ऐसे इस तरीके से क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे ये जो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन है, अगर अपन देखें तो ये वाला क्या है और ये वाला क्या है? ठीक है, ये है बेटा बीटा। ठीक है, ये क्या है? बीटा है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो मैं इसको एक बार के लिए ना इस तरीके से कर लेते हैं।
ये क्या है बेटा, ये है अल्फा ट्यूबुलिन। और ये है बीटा ट्यूबुलिन। ये क्या है, बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे मैं इसमें बता रहा था, बॉटल का एग्जांपल लेके आपको बता रहा था कि इसको आप ऐसे देखो कि ये जैसे अपन ने यहां से ऐसे कट किया है, ठीक है, तो ये इस टाइप का ऐसे गोल फेस है। बट अगर इसको अपन ऐसे देखेंगे तो ये कैसे होंगे, ये ऐसे एक एक कॉलम होंगे। क्या होंगे बेटा, एक एक कॉलम। लाइक दिस इज वन कॉलम, दिस इज अनदर कॉलम, दिस इज अनदर कॉलम, दिस इज अनदर कॉलम, ये एक अलग कॉलम है, ये एक अलग कॉलम है। ऐसे टोटल कितने कॉलम्स है, ऐसे टोटल, ऐसे टोटल 13 कॉलम्स है। क्या है, 13 कॉलम्स। इन एक कॉलम को अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट। आ रही है बात समझ में? ठीक है। एक इंडिविजुअल कॉलम को अपन बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट्स। कितने, 13 प्रोटोफिलामेंट्स। ठीक है। ओके। तो जब ये ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स ऐसे पैरेलली प्रेजेंट होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे बेटा, एक माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। ओके। और ये जो 13 प्रोटोफिलामेंट्स है, ये अगर आप देखोगे तो ये ऑल्टरनेट मैनर में अल्फा बीटा इस तरीके से अरेंजमेंट से बने हुए हैं। ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन, ऐसे ऑल्टरनेट मैनर में एक ऐसे कॉलम वाइज प्रेजेंट होती है। इस एक कॉलम को अपन बोलते हैं एक प्रोटोफिलामेंट। और जब ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स ऐसे पैरेलली सिलिंड्रिकल शेप में प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, एक माइक्रोट्यूब्यूल। और जब ऐसे एक से ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी स्ट्रक्चर में तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोनीम। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोनीम। आ रही है बात समझ में? तो अभी जितने भी जो अपन माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे सेंट्रियोल है, ठीक है, तो एक सेंट्रियोल में बेसिकली 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सोनीमल स्ट्रक्चर हो गया, एक्सोनीम हो गया ना। ऐसे सिलिया है, उसमें 20 होते हैं, फ्लैजिला है 20 होते हैं। आ रही है बात समझ में? स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स में नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फिक्स नहीं है। ठीक है। 4 से 20 कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स है उसमें नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है बेटा, फिक्स नहीं है, बट एक से तो ज्यादा ही है। तो इसलिए स्पिंडल फाइबर्स भी क्या हो गया, एक्सोनीमल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर हो गया, एक्सोनीमल स्ट्रक्चर। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? ठीक है। तो मैं आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करता हूं। वैसे कायदे से तो इसके जो बाद का टॉपिक है सिलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, वो भी अपने को करना चाहिए। ठीक है। बट जैसे कि मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं, ठीक है, तो एक बार आप लोग बेटा इसका ना, इसका स्ट्रक्चर को आप घर पे प्रैक्टिस करना। क्या करना, प्रैक्टिस करना। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो इसको प्रैक्टिस करना, खुद से बना के देखना। ठीक है। जब तक खुद से कॉपी पेन में नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, तब तक आपको ये चीजें दिमाग में याद नहीं होंगी। फिर आप क्या करोगे, आपको रट्टा मारोगे, और रट्टा मारना सही बात नहीं है, क्योंकि अपने को कोई 1-2 दिन के लिए याद नहीं रखना है। ठीक है। आ रही है बात समझ में? अगर आप करंट में 11th क्लास का स्टूडेंट हो तो आप मानो आपको 2 साल 2028 में पेपर दोगे आप, ठीक है, तो तब तक दिमाग में होना चाहिए, तब तक क्या होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। तो रट्टाफिकेशन इतने लंबे टाइम तक दिमाग में नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट को समझने पे, कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस किया करो। ओके। तो इसको अपन यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जो सिलिया और फ्लैजेले का स्ट्रक्चर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। ठीक है। ओके, आगे बढ़े या खत्म करें, बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है। तो कोई नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करना बेटा। ठीक है। फिर इसके बाद का जो है सिलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर को खत्म कर दे। ओके। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया पढ़ो। ठीक है बेटा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।